बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असम्बली के 79th इजलास को ख़िताब किया। अब इस ख़िताब में जो अहम मौज़ूआत प्राइम मिनिस्टर ने उठाए वो कोई नए इशूज़ नहीं थे। इनफैक्ट उसके अंदर आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है। कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आता है वो उसी पे बात करता है और उस पर कुछ तनकीद भी हो रही है, वो भी उसका जवाब भी देने की मैं कोशिश करूँगा, तनकीद भी आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले समझते ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो चीज़ चीज़ें उठाई हैं वो क्या हैं। उसमें गज़ा के इशू से वो शुरू होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पे आते हैं, फिर इंडियन मैसिव मिलिट्री बिल्डअप की वो बात करते हैं जिससे साउथ एशिया में इम्बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो रहा है। इसके साथ वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि उससे सबसे ज़्यादा हम मुतासर हुए हैं और पिछले सीज़न में जो फ्लड आया है पाकिस्तान में उसकी वजह से तकरीबन $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं कि वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते जब तक डेट ट्रैप का इशू रिजॉल्व नहीं होता ग्लोबल साउथ में, और जो ग्लोबल इक्विटी है और जब तक इक्वालिटी को आप मेंटेन नहीं करते। उसके बाद वो टेररिज्म पे आते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म के हवाले से जो पाकिस्तान का रिस्पांस है, जो पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, 80,000 जिसमें मिलिट्री फोर्सेस के लोग भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा जो आम सिविलियंस हैं उनकी शहादतें। फिर उन्होंने APS का जिक्र किया और उसके साथ साथ उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जिंदुल्ला है, TTP है और BLA है उनका जिक्र किया और उसको कहा कि इस हवाले से अज़्म इस्तेहकाम का पाकिस्तान में ऑपरेशन जारी व सारी है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की और उसे कहा फितनतुल खवारिज, जो ख़ास टर्म इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है इस्लामिक हिस्ट्री में। इस्लामोफोबिया का उन्होंने ज़िक्र किया और इसके साथ उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया ज़्यादातर इंडिया में नज़र आता है, जब जो मुस्लिम रिलेटेड हेरिटेज है हिस्टोरिकल उनको टारगेट किया जाता है, मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है। और फिर उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की, गज़ा और यूक्रेन की, जिसके ट्रेजिक रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं। और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी रेजोल्यूशन पास हुई हैं उनके ज़रिए से ही इन मसाइल का हल हो सकता है और स्पेशली गज़ा के ऊपर कि 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। अब ये जो सेशन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था 2-3 वजूहात की वजह से। 79 जो यूनाइटेड नेशन का सेशन था नंबर 1 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि ये एजेंडा के इम्प्लीमेंटेशन और नया पैकेज जो पास हुआ है और रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है जिसमें बहुत सारे ममालिक हैं जो एक्सक्लूसिव क्लब है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसकी एक्सपेंशन चाहते हैं। जैसे ब्राज़ील चाहता है साउथ अमेरिका से, इसी तरह से अफ्रीका में 2 मेंबर नेशंस होंगी लेकिन कौन सी होंगी उस पर इख्तलाफात हैं। इंडिया भी चाहता है कि उस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर हो, लेकिन इंडिया पे सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसका ख़ुद इंडिया वायलेटर है। और फिर उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज़ के हवाले से भी बातें हो रही हैं। तो ये एक इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे बनती है। और फिर पाकिस्तान जो है बहरहाल वो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर की हैसियत से चार्ज भी संभालने जा रहा है। फिर यूनाइटेड नेशन का ये इजलास इसलिए भी अहमियत का हामिल होता है कि छोटे छोटे ममालिक जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो, जैसे नवाटो है और ब्लीज़ है, ये वो रियासतें हैं छोटी छोटी सी जिनको जो सी राइज़ हो रहा है उसका लेवल राइज़ हो रहा है, उस हवाले से उनको ख़तरात हैं। तो इनको भी मौका मिलता है अपने कंसर्न्स को शो करने का। फिर साइड लाइन पर मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहों से मुलाकात हुई। फिर उसके अलावा टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान से मुलाकात हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद यूनुस, बड़ी सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट थी। क्रिटिक क्या है? पहली क्रिटिक ये कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो मौजू रखे हैं ये कोई नए मौजू नहीं है, कोई नई बात उन्होंने नहीं की। और ये जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आता है और जब वहाँ पे ख़िताब करता है तो लिहाजा वो यही इशूज़ को उठाता है। तो इसमें नई बात क्या है? वही रटी रटाई और वो जो बनी हुई तकरीर है वही दोबारा तकरीर कर दी जाती है। लेकिन इसका जवाब ये है कि जितने भी ग्लोबल इशूज़ थे वो यही थे। इसके अलावा अगर कोई नया इशू है तो आप बताइए। और अगर कोई इशू ऐसा रहता है जो आपकी समझ में आता है तो आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए और इस तरह के सेशन से पहले हुकूमत को एक तजवीज़ भेज दीजिए। मैं समझता हूँ कि इन इशूज़ के अलावा कोई और इशू नहीं है बुनियादी तौर पे, चाहे वो यूक्रेन की वॉर हो या गज़ा का मामला हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स का मामला हो या क्लाइमेट चेंज का मामला हो या टेररिज्म का मामला हो या फिर डेट ट्रैप और पावर्टी का मामला हो। ये वही इशूज़ हैं दुनिया के जिस पे सारे ममालिक बात कर रहे हैं। पहली बात ये।
دوسرا جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جی وزیر اعظم نے مسائل تو بیان کر دیے لیکن انہوں نے اس کا کوئی حل نہیں بتایا۔ سوال یہ پیدا یہاں پہ ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کونسل پہ اس کے حل پہلے سے موجود ہیں اور کنسنسس کے ساتھ موجود ہیں، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے، اور امپلیمنٹیشن بھی اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ یہ مسائل ہیں گلوبل ساؤتھ کے، گلوبل نارتھ کے نہیں ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کو جو ریسورسز دے رہا ہے وہ گلوبل نارتھ دے رہا ہے، سب سے زیادہ کنٹریبیوٹرز وہاں سے ہیں، تو جو ان کے مطلب کی ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ تو امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، جیسے ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہو، ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ ہو، ڈارفور کا مسئلہ ہو، بوسنیا کا مسئلہ ہو، لیکن جب فلسطین اور کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں یا ان کے مفادات اس حوالے سے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ جو گلوبل ساؤتھ کے امپورٹنٹ نیشنز ہیں، اگر ان کی ملی بھگت ان کے ساتھ نہ ہو تو امپلیمنٹ ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ریسورسز دینے پڑیں گے۔ گلوبل ساؤتھ میں اس وقت پاور آ رہا ہے، دنیا میں اکنامک پاور آ رہا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس بھی گین کر رہے ہیں، اور گلوبل ساؤتھ سے زیادہ یونائٹڈ نیشن کی ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو پھر ریسورسز بھی دینے ہوں گے نا۔ گلوبل ساؤتھ کے اندر ساؤتھ افریقہ ہے، ٹرکی ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، اس کے علاوہ مڈل رینج پارس میں انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، آپ کا ٹرکی آ جاتا ہے، سعودی عرب آ جاتا ہے، ایجپٹ آ جاتا ہے، تو یہ وہ ممالک ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پیس کیپنگ فورسز کے اندر بھی، اور کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اکنامک ریسورسز کے حوالے سے بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قراردادیں جو ہیں امپلیمنٹ ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اس کو فالو اپ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ جو ممالک ہیں وہ بائیلیٹرل لیول پہ بھی اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں، نمبر ون، اور نمبر ٹو جو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں، چاہے وہ ایس سی او کا پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ G20 کا پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ برکس کا پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ نیم یعنی نان الائنڈ موومنٹ کا پلیٹ فارم ہے، تو وہاں پہ ان کو دوبارہ ان پہ بات ہو سکتی ہے اور پرسو کیا جا سکتا ہے، اور ایک پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اعتراضات ہیں، اور لیکن جب ان سے پوچھیں کہ آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے تو پھر وہ آگے سے خاموش آ جاتے ہیں کہ جی یہ حل دینا ہمارا کام تو نہیں ہے۔ جب میں اگر کوئی اعتراض اٹھاؤں گا تو پھر میں اس کا حل بھی دوں گا۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں ایک نقطہ جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں پارٹی اے کو سپورٹ کروں، بی کو کروں، سی کو کروں، یہ میرا حق ہے، میں تنقید کرنے کا بھی حقدار ہوں، اور یہ جمہوریت میں بیسک پرنسپل ہے، اور اچھا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کمزوریاں کھل کے سامنے آتی ہیں جن کو آپ اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا کوئی سربراہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ پارٹی اے، بی اور سی کا سیاستدان نہیں ہوتا، وہ ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو میڈیا پہ اس طرح کی جو تنقید ہے وہ بنیادی طور پہ ڈسکریجمنٹ ایک تو پیدا کرتی ہے اور نا امیدی پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسا نیریٹو بنانا چاہیے جس میں پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا حصول آسان ہو سکے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔